सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है, जबकि चंद दोस्त ममालिक इस हवाले से कई वादे भी कर रहे हैं। अब हुकूमत इस कदर मुतारिक होने के बावजूद भी मुल्क में सरमायाकारी खातिर ख्वाह रफ्तार होती हुई नजर नहीं आ रही है, जो एक मायूस कुन सूरत हाल के जन्म लेने की नवीद सुना रही है। किसी तरह सरमायाकारी की जादुई आमद की सिर्फ तवक्को करना बेहतरीन हिकमत अमली या कामयाबी करार नहीं दिया जा सकता। अब गैर मुल्की सरमायाकार महज हुकूमत की मर्जी से सरमायाकारी नहीं करते, बल्कि वो अपने सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ और ज़्यादा या फौरी मुनाफे पर भी नज़र रखते हैं। अगर पाकिस्तान के सरमायाकार बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हों तो गैर मुल्कियों से फिर कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो पाकिस्तान का रुख करें। अब जो गुज़िश्ता 24 साल गुजरे हैं, इसके दौरान पाकिस्तान में सालाना औसतन 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है, जिससे तकरीबन 48 बिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ है। अब आम तौर पर बराह रास्त सरमायाकारी किसी भी मुल्क की GDP का तकरीबन 3% बनती है, और इस वक्त पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी तकरीबन 0.6% है। तो ये कितना बड़ा गैप है आप देख लें। पाकिस्तान में इस वक्त बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी इस खित्ते में भी सबसे कम है, जो कि एक ख़तरनाक सूरत हाल है। अब माली साल 2023-2024 जो गुजरा, उसके अख्ताम पर नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने एक अहम इंकशाफ किया कि सरमायाकारी को बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी का रुझान कम हुआ है और सरमायाकारी की शरह गुज़िश्ता 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से मंजूर करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खत्म होने वाले माली साल के दौरान मुल्क में सरमायाकारी GDP के 13.1% रही। सरकारी आदाद-ओ-शुमार में पर कैपिटा इनकम $1674 फी शख्स जाहिर की गई है, जबकि सरमायाकारी का हदफ 15.1% मुकर्रर किया गया था। आखिरी बार 1973-74 में सरमायाकारी की शरह 13.2% देखी गई थी। अब एक तरफ पाकिस्तान को सख्त माशी फैसलों और बजट में भारी भरकम टैक्सों की वजह से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करने में मुश्किल का सामना है, और हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ हम पड़ोसी मुल्क भारत की मईशत को अगर देखें तो वो तरक्की के लिए सालाना गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को 50% से बढ़ाने का हदफ रखते हैं। भारत ने अगले 7 सालों के लिए $110 बिलियन सालाना हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया है। अब यहाँ पर बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ गलतियाँ कर रहा है जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। क्या ये कमी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है या मौशी पॉलिसियों की मुकम्मल नाकामियों की वजह से? ये सवाल हम रखेंगे असफर अहसन साहब के सामने। साबिक वजीर बराए सरमायाकारी हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के मारे मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो 50 साल से हम एक डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं मुस्तकिल, ख़ास तौर पर जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें, इसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं? क्या हमारी जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो नाकामी से दो चार हैं या कुछ सियासी वजूहत भी हैं इसकी? तो बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। देखिए, मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस वजह से एक जो लोकल इन्वेस्टमेंट्स है उसका क्लाइमेट भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी इस वजह से सस्टेनेबल नहीं है, और जो हमारा पोटेंशियल है हम उससे बहुत कम FDI अट्रैक्ट कर रहे हैं। FDI से पहले हमेशा लोकल इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट होता है, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी है और जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, उसको क्या बिजनेस एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो एब्सेंस ऑफ स्ट्रैटेजी है। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन पाकिस्तान टिल टुडे, डिस्पाइट द एक्जिस्टेंस ऑफ SIFC, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मेनी अदर मिनिस्ट्रीज एंड मल्टीपल गवर्नमेंट्स में काम चलता रहा। इसी तरह से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी से बहुत बड़ा मसला, जिस वजह से कंट्रीज या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार रहते हैं, और इसका जो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वो करते हैं। सही। हमने पिछले 24 से 25 सालों में $48 बिलियन अट्रैक्ट किए इन टर्म्स ऑफ FDI। मैं नेट इनफ्लो की आपसे बात कर रहा हूँ, तो पर एनम अगर आप देखें तो ये कोई $2 बिलियन बनता है। जो मुशर्रफ साहब का टेन्योर था उसमें कोई $18.9 बिलियन आपने अट्रैक्ट किए। फिर जो पीपल्स पार्टी का 2008 से 13 तक दौर आया उसमें आपने $9.7 बिलियन अट्रैक्ट किए। फिर उसके बाद जब PMLN का दौर आया 2013 से 18 तक, आपने $10.3 बिलियन अट्रैक्ट किए। फिर PTI का दौर था 3.5 साल का, उसमें $7.7 बिलियन आपने अट्रैक्ट किए। PDM-1 की गवर्नमेंट आई तो उसमें आपने $1.5 बिलियन अट्रैक्ट किए। फिर उसके बाद आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें $853 बिलियन अट्रैक्ट किए। अब ये जो आप पूरा
सारा सिलसिला देख रहे हैं तो इसमें एवरेज आपका पर एनम $2 बिलियन बनता है। आपकी जो जीडीपी है वो अराउंड कुछ $376 बिलियन है, और एक नॉर्मल जो एक एवरेज लिया जाता है पूरी दुनिया में एफडीआई का, वो आपका मिनिमम 3% होना चाहिए। आप इस वक्त 0.6% पे खड़े। सही। और इस साल जो आपकी एफडीआई है वो अराउंड नेट इनफ्लो आफ्टर आउटफ्लोज वो आपकी $1.6 बिलियन पर आ। ठीक है। अच्छा असद साहब, कदर ग्रामी की माजरत, ये जितने भी अदवार अभी आपने जो पूरी लिस्ट शेयर की, इसका मतलब कि बैरूनी दुनिया का किसी भी हुकूमत पर, किसी सियासतदान पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं है कि वो पाकिस्तान, उनके लिए वो माहौल ही मैसर नहीं है जो साजगार माहौल होता है कि वो आए और सरमायाकारी करें। देखिए, अगर इसमें आप ईयरली इनफ्लो अगर आप देखें ना, और उसका ट्रेंड अगर आप देखें 24 साल का, तो आपको ये नजर आता है कि आपकी ये चीज डीरियल होती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म होती है। अच्छा। जब कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट को आप खत्म करते हैं, एक टेन्योर पूरा किसी गवर्नमेंट का नहीं होता, हर दौर में ऐसी हुआ है। तो ये चीज एक बुनियादी वजह होती है, क्योंकि हर चीज आपकी तब्दील हो जाती है, एक डिस्ट्रप्शन आती है, एक जो पूरा मोमेंटम है वो पूरा ब्रेक हो जाता है। तो कई एतबार में मैंने देखा कि आपका मोमेंटम ऊपर बढ़ना शुरू हुआ और वहीं पे आपने डिसरप्शन की। तो इस वक्त सूरत हाल इस वजह से ये हो गई है कि अगर इस साल आप देखें तो 10 अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना वो आपसे आगे चली गई है। कॉन्गो जैसी जो कंट्री है, नामीबिया, नैरोबी, युगांडा, ये आपसे आगे हैं। इथियोपिया वगैरह तो आपसे बहुत आगे है, और ये सस्टेनेबल एफडीआई की तरफ गामजन है। तो इसी तरह से फिर आप पूरे डिफरेंट रीजन्स में देखें, इंडिया से तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे निकल गया है। लेकिन बाकी आप अगर दूसरी कंट्रीज में देखें तो वियतनाम आपका जो है वो तकरीबन $49 बिलियन पे है, $36 बिलियन पे है। आपका इंडिया लास्ट ईयर $50 बिलियन पे था। फिर आपका चाइना चले बड़ी इकोनॉमी है, $30 बिलियन पे है। कतर आपका $29 बिलियन पे है। इस तरह से मल्टीपल इकोनॉमीज है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देखें, बाकी कंट्रीज को देखें, हर जगह पे जो हमने चीज नोट की, जो लर्निंग की चीज है, लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा, एक पॉलिसी अपनाई, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अडॉप्ट की, इन्वेस्टर को फैसिलिटेट किया जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर था, और एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज पे फोकस किया। ठीक है। हमारे यहाँ वो तमाम चीजें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की से मिसिंग होती हैं। ठीक है। बस साहब, मजीद क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, जरा साथ ही रहेगा। जरा मैं अली फरीद साहब की भी इस पर राय जानूं। तो अली फरीद साहब, ये हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीछे तो मुस्तकिल जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा फोकस लोकल इन्वेस्टर पर भी है? जो पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर है, क्या वो भी दिलचस्पी रखता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में, या उसकी भी दिलचस्पी है कि मैं कहीं बाहर ही जाकर इन्वेस्ट करूँ जहाँ माहौल ज़रा बेहतर और मुनासिब हो? जी, जिस तरह आपने शुरू में बोला कि इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो एक प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करता है, वो रिटर्न बनाना चाहता है पॉजिटिव। तो अगर तो उसके लिए उसको चाहिए, उसको अश्योरेंस चाहिए होती है कि जो वो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है उसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा, जिसके लिए उसको चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। और उसके लिए जो ड्यू डिलिजेंस वो करता है, उसके लिए वो चेक करता है कि मेरे से पहले जिन इन्वेस्टर्स ने इस मुल्क में इन्वेस्ट किया है, वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, उनका एक्सपीरियंस कैसा गया है। Unfortunately, पाकिस्तान में ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैज बीन वेरी पुअर, और उसकी वजह वही है जो असफर ने पहले बोला कि पॉलिटिकल पॉलिसी की जो कोहेरेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और हर बार हमने कई दफ़ा हमने गारंटीज देकर उन गारंटीज को रिनेग किया है, काफ़ी दफ़ा पॉलिसीज बना के पॉलिसीज को पुल बैक किया है, जिसकी वजह से एक ट्रैक रिकॉर्ड, नेगेटिव ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि आप अगर इस मुल्क में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पॉजिटिव रिटर्न नहीं बनेगा। ये लोकल्स के लिए भी वैलिड है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी वैलिड है। ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि अब इस हुकूमत को पहले अली फरीद साहब आप बता दीजिएगा कि अभी क्या स्टेप्स ये उठाएं, चूँकि ये तो बड़े दौरे भी कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, इस वक्त बड़ी तवज्जो भी है कि किसी तरह बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में आए। अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ नहीं मुकम्मल हो पा रहा, तो ये इसकी भी वजह बताइएगा। कुछ स्टेप्स की अभी भी कमी है, कहीं लैग कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो जैसा हमने पहले बोला कि पॉजिटिव केस स्टडीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि आप हाईलाइट करें कि देखिए इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आई और या लोकल्स ने इन्वेस्ट किया और उनका बड़ा अच्छा रिटर्न बना। तो आप दूसरे को प्रेजेंट करें कि देखिए हमारे पास केस स्टडीज़ है जिसमें लोगों ने सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया और उनको पॉजिटिव रिटर्न मिला है, तो आप भी आए और इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। तो ये दिखाना ज़रूरी है। दूसरी जो आपकी पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त है कि प्राइवेटाइजेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले साल प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगी, 1 या 2 केयर टेकर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने जाने से पहले 2 प्राइवेटाइजेशन करूंगा, मगर अभी तक कोई नहीं हुई। सो देयर आर कंसर्न्स कि जिस स्पीड में प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए थी या जिस स्पीड पे सऊदी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, अभी तक हमने वो नहीं देखी। सो सर्टेनली देयर आर गैप्स एंड मे बी
द इश्यूज आर पॉलिटिकल, मे बी के जो गवर्नमेंट के टेंशन है वो पॉलिटिकल इश्यूज पर ज़्यादा लगी हुई है, और क्लियरली वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिमाग में डाउट क्रिएट करेगा कि अगर आपके प्रोटेस्ट हो रहे मुल्क में, या सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब हो रही है, या सुप्रीम कोर्ट पे पॉलिटिकल इश्यूज लगे हुए हैं, तो दे माइट वेट टू सी कि ये सारी चीज़ें पहले सेटल हो जाए। तो असफर साहब, ये जो अभी $2 बिलियन पर ईयर हम खड़े हैं एक एवरेज, ये इसको अगर हमें बढ़ाना है, इसको अगर डबल करना है, उसके लिए इस गवर्नमेंट को अभी फौरी तौर पर क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, कितना टाइम इसमें दरकार होगा, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, या ये जो चंद एक दौरे किए हैं इनमें जो वादे हुए हैं अगर उन पर ही इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो पूरे हो जाते हैं, तो पाकिस्तान का मसला किसी हद तक हल हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? बात कर रहे हैं ना, वो एक स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। हम कोई नेगेटिव पिक्चर पेश नहीं कर रहे, अब एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर पेश कर रहे हैं कि यार ये रियलिटी है, ये आपकी बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले आपको सच बोलना पड़ेगा। एक रोजी पिक्चर जो हम दिखाते हैं ना, उससे हमें बाज आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप होंगे कि आप खड़े कहाँ पर हैं, आपके इश्यूज कहाँ पर हैं, आपकी क्या हर्डल्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। स्ट्रेटजी उस वक्त बनती है जब आप रियलिस्टिक होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी जो बुनियादी इस्लाहात आपको करनी होगी, आपकी मिनिस्ट्रीज के अंदर, आपकी इदारों के अंदर आपको रिफॉर्म्स लानी होगी, आपको कॉम्पिटेंट टीम्स यहाँ पे बिठानी होगी। इस वक्त दुनिया में कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखें, अफ्रीका को देखें, आसियान को देखें, आप सेंट्रल एशिया में देखें, तो जहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उसके साथ मिनिस्ट्रीज में, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स जो हैं वो आप उनको इंगेज करते हैं। हर सेक्टर का स्पेशलिस्ट है, अगर वो बैठा हुआ है आपके इदारे के अंदर, कंट्री एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हुए हैं और वो आपके परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे बैठे हुए हैं, तो आपकी टीम की कैपेबिलिटी होगी कि वो उस चीज को मैनेज कर सके। आपके मसला सबसे बड़ा इनकॉम्पिटेंस का है। आपकी टीम के अंदर वो कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो आज के दौर के चाइना को डील कर सकें, या इवन के आज के दौर के सऊदी अरेबिया को या और कंट्रीज को डील। तो असफर साहब, इन मामलों को आपने तो बहुत ही गहराई से देखा है, एज इंचार्ज आपने काम भी किया है, तो क्या परेशानियां, क्या मुश्किलात आपको इस सिस्टम में आई? चूँकि कुछ दिन पहले अभी शब्बर जहरी साहब साथ मौजूद थे, तो उनसे हमने वो टैक्स सेक्टर का, FBR सेक्टर से मुतालिक पूछा था। आप भी अपने इस सरमायाकारी के सिस्टम का, BOI का आप पार्ट रहे, तो क्या सिस्टम में काम करने की स्पेस नहीं थी, या कुछ तब्दीली लाना बहुत मुश्किल था वहाँ पर? सिस्टम में काम करने की स्पेस होती है, ये आपकी विल पे डिपेंड करता है, और आप कितने कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप सारी जिंदगी जो है ना अकेले नहीं चल सकते, आप बहुत सारे महाजों पे अकेले नहीं लड़ सकते, तो आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, आपको राइट स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना पड़ता है, तो सिस्टम में आपके लिए जगह बनती है। मैंने एक मुख्तसर अरसे काम किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसमें ब्यूरोक्रेसी को भी इंगेज किया, प्राइवेट सेक्टर को मुकम्मल इंगेज किया, मिलिट्री के साथ भी कोलैबोरेशन की, जिधर जिधर कोलैबोरेशन हो सकती है उधर कोलैबोरेशन की, और रास्ते आपने क्लियर करने शुरू किए ताकि आप एक पीस सेक्टर की तरफ जाएं। मसला हमारा यही आता है कि एक तो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज नहीं होती, फिर आपकी कंटिन्यूशन ऑफ ऑफिशियल्स नहीं होता, फिर उसके बाद मैंने आपसे जो इनकॉम्पिटेंस की बात की, वो सबसे बड़ी बुनियादी जड़ है आपकी, क्योंकि जब आपके लोग इस लेवल के नहीं होते तो आप होता यह है कि फिर झूठी तसल्लियों पे या मिसलीडिंग नैरेटिव्स पे चलते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि इस वक्त भी जो आपके डिसीजन मेकर हैं, उनको कुछ बाबुओं ने, कुछ इंपोर्टेड लोगों ने मिसलीड किया हुआ है, उनको एक रोजी पिक्चर दी हुई है। मेरी जिधर जिधर बात हुई, चाहे वो इदारे के अंदर बात हुई, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर बात हुई, मैं उनको बहुत तरीके से बताता हूँ कि आज आपकी तारीख, अगर आप सऊदी अरब को देखते हैं तो B2B में मैं कोई इन्वेस्टमेंट आते हुए नहीं देख रहा, तो मेजर इन्वेस्टमेंट। तो असफर साहब, चलें, अगर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं आप फोरकास्ट कर रहे, तो हमारी हुकूमत को फिर ये फोकस नहीं करना चाहिए कि जो लोकल इन्वेस्टमेंट है कम से कम उसी पर अपना फोकस बना लें, ताकि वो मसला कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए तो हल हो? देखिए, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो यकीनी तौर पे आपकी चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। अगर आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैप्पी है, सेटिस्फाई है, तो फिर वो जॉइंट वेंचर्स भी होंगे, कोलैबोरेशंस भी होंगी, और ग्रेजुअली FDI आना शुरू किया। FDI हमेशा नंबर 2 पे होती है। अच्छा। सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होता है, उसके लिए आपको पॉलिसी रिफॉर्म्स करनी है, आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, 25 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में एडहॉक पॉलिसी से, फायर फाइटिंग से काम नहीं कर सकते, कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती, तो आपको बहरहाल एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। जो मैंने आपसे बात की कि प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स को एंगेज करें, हर मिनिस्ट्री में यली बैठे, आप इनसे पूछिए, एक से बढ़ के एक टैलेंटेड पाकिस्तानी बैठा है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो हर इदारे में अगर कई लोग आप टैलेंटेड इंगेज करते हैं जिनको काम आता है, कोई वजह नहीं है कि आपकी चीजें चलनी शुरू ना हो, क्योंकि जब कॉम्पिटेंट टीम्स होती हैं
उसको काम आता है तो फिर काम ऑटो पे चलना शुरू होता है, जो हर्डल्स भी आती है ना वो निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अली फैज़ इनकॉम्पिटेंस की वजह से आपकी करप्शन जनरेट होती है और आप एक डिस्टिंक्टिव नैरेटिव पे अपने जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का आप वो मुसलसल यूज कर रहे हैं। और देखें आज आपके पास पोटेंशियल है, हो सकता है आज से कुछ साल बाद वो पोटेंशियल ना हो, बिकॉज के इन्वेस्टर किसी के लिए रुकता नहीं है, कंट्रीज रुकती नहीं है। अगर सऊदी अरब जो है वो उज़्बेकिस्तान में पिछले 4 साल में 21 बिलियन डॉलर लगा सकता है, पाकिस्तान में एक पैसा भी नहीं लगाया, वजह क्या है? वो लगाना चाहते हैं, हम लेने वाले नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अली फैज़ साहब, इसका मतलब इंटेंशन का इशू है, विल का इशू है, सीरियसनेस का इशू है, और ये इशू हमें खुद ही सॉर्ट आउट करना है ना। 2024 में बैठकर भी हम ये बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो इस बारे में फोकस करे, जो ये सोचे, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे। अभी भी हम 75-76 साल बाद भी इसमें लैग कर रहे हैं, तो ये आने वाले कितने अरसे में ये सारी चीज़ें हो सकेंगी जो अब तक नहीं हो सकी हैं? जी, मैं एज ऑलवेज होपफुल होता हूँ कि जो है चीज़ें जो है वो एवेंचुअली बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। तो अगर इस गवर्नमेंट के देखिए तो एक चीज़ में मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि पाकिस्तान में लोकल इन्वेस्टर्स हिस्टोरिकली हमेशा रियल एस्टेट में पैसा डाल देते थे, और रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट आती थी। आप पूरा पंजाब का बेल्ट देखिए, वहाँ पे एक से बढ़ के एक कॉलोनी बनती गई, मगर वो एक डेड एसेट है। तो जो गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को रेगुलेट करके उस पर टैक्स लगाने की जो सजेशंस और मूव्स हो रही हैं, उसकी वजह से ये पैसा जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि हमने टेक सेक्टर में देखा, अर्ली स्टेज टेक वीसी स्पेस में, कि पाकिस्तान में बड़ी जल्दी $300 मिलियन आ गए 2 साल पहले। तो जैसा असफर ने कहा कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पॉपुलेशन है, बिग मार्केट है, जिसकी वजह से अगर हम थोड़ी सी चीज़ें अपनी इंप्रूव करें तो पैसा बड़ी जल्दी आ सकता है। मगर जो आपने कहा कि मसला कहाँ पर है, मैं असफर की बात से टोटली एग्री करूँगा कि मैंने जो देखा है कि ब्यूरोक्रेसी में और रेगुलेटरी इदारों में काफ़ी जगह ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, और फिर वो अपनी स्पेस को डिफेंड करने के लिए दे ट्राई टू बी रिस्ट्रिक्टिव रादर देन एम्ब्रेसिव। ठीक है, और ये मसला तो आपने पॉइंट आउट कर दिया आप दोनों ने। अब अली फैज़ साहब, इस मसले का ज़रा एक ब्रीफली हल भी अगर आप कोई 20-30 सेकंड में बता सकें कि फिर ये मसला सॉर्ट आउट होगा कैसे? जी, मेरे ख्याल में तो आपको यू नीड टू सेलिब्रेट सक्सेसेस, you need to celebrate your existing entrepreneurs, you need to make case studies of them so that other people get inspired, कि देखें कि हाँ उस बंदे ने इन्वेस्ट किया, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, अब हम भी जाते हैं उसको फॉलो करते हैं। unless you don't celebrate people who are investing in your country, it will not send a positive signal to attract more people. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असफर एहसन साहब, अली फैज़ ख्वाजा साहब। हमारे साथ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज इलेक्शन कमीशन में भी एक इजलास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया, और इस वक्त क्या सियासी सूरत-ए-हाल बनी हुई है, एक ब्रेक के बाद बात करें। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करेंगे। मुल्क सियासी हवाले से इस वक्त जमूद की सी सूरत हाल से गुजर रहा है। अब किसी भी मुल्क में जमहूरी निज़ाम नाफिज हो, सदारती निज़ाम नाफिज हो, या फिर डिक्टेटरशिप हो, या वहाँ पर बादशाहत हो, एक बुनियादी फार्मूला हर जगह लागू होता है, और वो है सियासी और माशी इस्तेहकाम का साथ। हुकूमत एक तरफ तो महंगाई, बिलखुसूस खाने पीने की अशिया और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने में इस वक्त बुरी तरह नाकाम है, और दूसरी तरफ उसकी तमाम तवज्जो सियासी मुखालफीन पर हो तो ऐसी सूरत हाल में आवाम को अपने लिए ख़तरे की घंटी बजती महसूस होती है। कुछ सियासी दानिश्वर ये भी समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, उसके रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के ऐलान करने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच के उस ऑर्डर का रद्द-ए-अमल है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों में न सिर्फ ख़वातीन और अक़लियतियों के लिए मखसूस नशिस्तों का कोटा दे दिया गया है, बल्कि असम्बलियों में उनकी हैसियत को भी तब्दील कर दिया गया था। अब इस रद्द-ए-अमल के बाद ये इत्तेहादी सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत के इस एकतरफा इक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद हुकूमती रवैये में कुछ लचक ज़रूर नज़र आई है, और बयानात भी बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे ही दिन एक नज़रसानी शुदा हुकूमती लाहे-अमल बयान करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को यह कहना पड़ गया पर पाबंदी लगाने का किसी भी किस्म का फैसला अभी नहीं किया गया, और अगर ऐसा कुछ करना मकसूद भी हुआ तो ये काम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही किया जाएगा। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में अदम इत्तेफाक है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवा दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने अपने एक बयान में कहा है कि हम वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वफाकी काबीना के फैसलों को सपोर्ट करते हैं। नैयर बुखारी ने कहा कि पार्टी में किसी मखसूस मामले पर इख्तिलाफ राय है तो ये ज़ाती राय है, इन अरकान की राय का पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से इस फैसले
पर तनकीद की गई थी, जिसे ज़ाती राय करार दे दिया गया है। जबकि आपको ये भी याद होगा कि बिलावल भुट्टो भी कई बार किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की खुलकर मुखालफत कर चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अब नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उनका ये कहना है कि अदलिया के हवाले से इलेक्शन मनसूख होने की बातें सुनने को मिल रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू में फिच रिपोर्ट का भी हवाला दिया और कहा कि 18 माह में हुकूमत के खात्मे की बात में वज़न है। वज़ीर दिफा का यह मज़ीद कहना था कि लगता है कि कोई ना कोई आइनी मेल्ट डाउन होने वाला है, जल्द या बदीर लेकिन होगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान वक्त से पहले कर दिया गया, इत्तेहादियों से कोई मुशावरत नहीं की गई, उनसे मुशावरत ज़रूरी थी। और अब साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और वो उस पर अमल दरामद को भी तैयार हैं। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारे साथ शौकत हुसैन तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, राजा खुर्रम नवाज साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। तो शौकत साहब, अब हुकूमत भी इस वक्त आपके मामले पर, आपकी जमात पर पाबंदी के मामले पर कुछ कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अब थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई है, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस शायद आपको मिल जाए आगे। देखें, PMLN का ये खासा रहा है। आप देखें थ्रू आउट, ये पहले मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, बाद में फिर इनको पता चलता है कि ये तो हमने गलती कर दी। जज्बात में आके ये इनके ख्वाहिशात के मुताबिक ये समझते हैं कि बस हम ताकत में हैं, हम इक़्तिदार में हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो इक़्तिदार है वो मांगा हुआ इक़्तिदार है, इनका अपना नहीं है। लिहाजा उस तरह की बातें करना, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना, ये तो बिल्कुल इंतशार वाली बातें कर रहे हैं ना। कभी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, लेकिन चूँकि बदकिस्मती से इनका जो वज़ीर इत्तलात है वो बेचारा फारिग है। वो उसने जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन कि या PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, इसका मतलब पाकिस्तान और आवाम नहीं चल सकते, PTI के साथ तो सारे पाकिस्तानी आवाम खड़ी है। तो ये इस तरह की बातें करने में मुझे हैरत होती है। एक तरफ ये कहते हैं कि जी हम तो अमन चाहते हैं मुल्क के अंदर, और हम तो हर पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। आप गुफ्तगू जारी रखिएगा, अहमद बिलाल सोटी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन शौकत साहब कह रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात ने ऐसी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या किसी भी हुकूमत का कोई भी वज़ीर इत्तलात वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर, काबीना की मंजूरी के बगैर इतनी बड़ी बात एक सियासी जमात पर पाबंदी की कर सकता है आके? देखिए, अगर ये बात काबीना ने की होती ना तो फिर तो हर वज़ीर ये बात कहता ना। लेकिन आप देखें कि ये वज़ीर इत्तलात या तो समझ नहीं सका है, क्योंकि इसने कभी ज़िंदगी में वज़ारत इत्तलात इतना बड़ा ओहदा तो नहीं देखा था ना। एक जिस अंदाज से इन्होंने आके, जिस अंदाज से, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे इनका फैसला हो चुका है, और वो फैसला अनाउंस, क्योंकि मैं खुद वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, और बड़ा सोच समझ के जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि बैक फुट पे आना होता है ना तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आवाम का एतमाद उठ जाता है कि देखें ये कैसी गवर्नमेंट है कि ये अपनी बात पे भी कायम नहीं रह सकती। तो इन्होंने जल्दबाजी भी की है, और बगैर किसी रीज़न के, मतलब कोई रीज़न तो हो ना। 9 मई का वाक़या कब हुआ है? अभी आके आप कह रहे हैं कि जी बस क्योंकि ये सारे लोग जो है ये गद्दार है और बस आर्टिकल 6 लग रहा है। तो इस तरह की जो है ना ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें करना, पॉपुलैरिटी को ज़बरदस्ती ख़त्म करना, ये चीज़ें नहीं हो सकती इस तरह। लेकिन मैं एक और चीज़ जो आपके खुद से, ये बनू में एक वाक़या हुआ है। अच्छा, इस पे आते हैं हम ज़रा। शौकत साहब, मैं आपको मौका देता हूँ ज़रा मैं राजा खुर्रम साहब की भी इस मामले पर ज़रा राय जान लूँ, चूँकि इस पर इनकी राय बड़ी ज़रूरी है, चूँकि ईडी की हुकूमत इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। तो ज़रा बताइएगा राजा खुर्रम साहब, ये एक वज़ीर एक दिन आकर एक बात करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दूसरे दिन दूसरा वज़ीर आकर दूसरी बात करता है। जब काबीना में इत्तेहादियों से कोई मुशावरत ही नहीं हुई है, तो फिर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बुनियाद पर कर दी गई है? देखिए, ये क्वेश्चन तो आप वज़ीर इत्तलात से पूछिएगा, लेकिन बात ये है कि ये कुछ चीज़ें, ज़ाहिर बात है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, बहुत सारी चीज़ें मुल्क को, जो आपने कहा कि का शिकार है, देखें आज पाकिस्तान को ज़रूरत है कि तमाम सियासी पार्टियाँ, बशमूल हमारे जो इदारे हैं, सबको मिल बैठ के एक ट्रैक के ऊपर जाना हो। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही बड़ा ये अहम अब रिएक्शन सामने आ गया, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था शौकत साहब, अब वो उस पर मानने को तैयार हैं। तो अब ये क्या लग रहा है आपको कि कितने दिन का प्रोसेस होगा जो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक आपको देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? कम से कम ये इसको आप एक अपनी अखलाकी जीत करार देंगे, कानूनी तौर पर भी आप लोगों को ये एक तरह से फ़तह नसीब हुई है, तो इसके बाद अब आप लोगों का रोल एज अपोजिशन, इसमें कोई तब्दीली आएगी? देखिए, ये मुल्क हम सबका है, और ये मुल्क तभी चल सकता है जब यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती हो। और बदकिस्मती से कुछ महीने हमने देखा बिल्कुल आइन कानून नज़र ही नहीं आया,
और बदकिस्मती से जो जुल्म तशद्दुद वर्करों के ऊपर हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए जो पावर इस्तेमाल हुआ, वो बड़ी हैरत की बात है कि जिस गवर्नमेंट ने किया उस गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी भी शरीक रही है। तो इस पे बड़ी हैरत हुई है मुझे। बाकी PMLN पे तो हैरत इसलिए नहीं है कि किस दौर में इनका इख्तलाफात नहीं हुए। इन्होंने कभी चीफ जस्टिस को फारिग किया, कभी आर्मी चीफ को फारिग किया, कभी मतलब नवाज शरीफ का तो वतीरा ही रहा है, क्योंकि वो अपोजिशन को मानते ही नहीं है। वो कहता है कि मैं जो कहूँ वही चीज़ हो। तो इस तरह नहीं होता है। अगर आपने हमें हाथ मिलाने के लिए कहा है तो हम आपके साथ हाथ मिलाने के लिए कोई ग्राउंड तो दे दें ना। आपने तो हमारा मैंडेट छीन कर हमें कहते हैं कि जी हमें मजबूत करो आप, तो हम आपको कैसे मजबूत करें? आपने तो मैंडेट चोरी कर दिया है। तो मैंडेट चोरी करके आप आवाम की नुमाइंदगी भी तो नहीं कर रहे हैं ना। अभी देखिए जो बिजली के बिल आ रहे हैं, आप यकीन करें, मैं एक दोस्त के साथ अभी बैठा था थोड़ी देर पहले, 177 यानी 1,77,000 रुपए का बिल आया। वो कोई कारखानादार नहीं है, वो आम है, कहीं 2-3 AC लगे हैं, बस वो कहता है जी वो 2-3 AC लगे हैं शायद इसकी वजह से। तो ये कैसा मुल्क है कि एक आम आदमी जो है ना बेचारा ना बिजली का बिल दे सकता है। अब आप मुझे बताएं, 2.25 लाख रुपए हो गए ना, 2.25 लाख अगर वो बिजली का बिल देगा, उसका किराए का घर है तो वो किराया भी अदा करेगा। वो मतलब ये कि ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में गरीब आवाम रहे, क्योंकि इनके पास तो बड़ा पैसा है। इनके पास यहाँ नहीं है तो बाहर बहुत है। यहाँ मामला खराब हो गए, ये बाहर चले जाएंगे। साहब ये भी 1,77,000 जो आपने मिसाल दी है, इस जगह रुक नहीं रहा ना, ये अगले हफ्ते, अगले महीने और उससे अगले महीने, आने वाले सालों में तो ये और बढ़ता जाएगा। चलें ये सारे स्टेप्स लेकर मैं यही कह रहा था उनको कि यार इस तरह कर लो कि जाके ना इसको किस्तों में अदा कर दो। तो वो मुझे कहने लगे कि किस्तों में तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो अगला बिल आएगा ना फिर ये उसके साथ वो करके इस पर टैक्स और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब कोई अजीब सिलसिला मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जो हालात बने हुए इस मुल्क के अंदर, आप देखें रोज कितना झूठ बोलते हैं मिनिस्टर साहिबान आते हैं कि जी महंगाई की शरह में कमी आई है। ये कमी कहाँ पर आई है? कि रायवंड के अंदर आई है? पता नहीं कहाँ आई है, मुझे तो नहीं लग रहा है। पहले ये होता था कि रायवंड जो हमारा जो तबलीगी मरकज होता था उसमें खाना सस्ता होता था, बाहर महंगा होता था। अब हो सकता है कि इनके रायवंड में, अब तो चलें ये कमी कहाँ पर आई है राजा खुर्रम साहब से जरा जान लें। राजा खुर्रम साहब, ये मुल्क के किस हिस्से में महंगाई में कमी आ रही है? ये जो एक आम बंदे के साथ इस मुल्क में इस हुकूमत ने कर दिया है, उसके बाद ये कैसे सर्वाइव करेगा एक आम बंदा? और हुकूमत की इस वक्त तवज्जो है कि किस पार्टी पर पाबंदी लगानी है, उस पार्टी ने माजी में क्या किया है। चलें खुर्रम साहब की तरफ हम दोबारा ज़रा उनसे जवाब जानेंगे, लेकिन शौकत साहब अब इस मसले का हल क्या है? जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त हमें एक फ़िज़ा में नज़र आ रहा है, जब तक ये नहीं ख़त्म होगा तो मुल्क की मईशत आगे कैसे बढ़ेगी? हुकूमत को हाथ बढ़ाना पड़ेगा या अपोजिशन खुद हुकूमत की तरफ जाएगी? देखें, इनका मकसद कोई मईशत बेहतर करना या मुल्क को आगे ले जाना नहीं है। इन्होंने कंप्रोमाइज़ करके आए हैं, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए हैं और अब ये जिसके लिए ये बैठे हुए हैं उनकी हर बात को मानकर जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं तो अल्लाह खैर करे। क्योंकि देखें, ये ख्वाहिश हो सकती है ना कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप दबाना चाहें या ख़त्म करना चाहें, तो इस तरह तो नहीं पार्टियां ख़त्म होती हैं पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये कि आप अपनी नालायकी को ज़रूर साबित कर रहे हैं। ये दोनों देखें, पीपल्स पार्टी ने भी अपना बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी को भी सबसे बड़ा धचका भी पड़ेगा। ये भी या तो ये भागेंगे, लेकिन भाग इसलिए नहीं सकते कि इन्होंने भी केसेस खत्म कराया ना। क्योंकि ये बहुत सारे PMLN के लोग हमारे भी दोस्त हैं, मिलते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जी ये गलती है कि ये इस वक्त हुकूमत ली है इन्होंने इस अंदाज में। बिल्कुल सही कहें। चलें राजा साहब से हुकूमती मौके भी शौकत साहब जान लेते हैं, पॉइंट आपका आगे है। तो राजा साहब, ये इस वक्त हुकूमत की तरजीहात क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निज़ाम से माइनस करना या मईशत को ठीक करना? फिर मुस्लिम लीग नून की इस वक्त तरजीहात क्या है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दबाना है या फिर मुल्क की मईशत को भी उठाना है? इस वक्त एक तो मेरी लाइन काट गई थी, मुझे नहीं पता लगा कि शौकत साहब ने क्या कहा है। देखें, इशू क्या है? इशू है हम सब के लिए प्योरिटी हमारा मुल्क होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जिस भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसकी भी हुई, जिस पार्टी की भी हुई, उसने सबसे पहले ये कोशिश की कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को खत्म करने की। और ये हर दौर में हुआ है। ये PTI के दौर में भी हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, सारी जमातों के दौर में यही होता है। और नून लीग के दौर में भी ना, क्योंकि सारे दौरों के अदवार की आप बात कर रहे हैं।
जी जी, मैं सारे अदवार की तो बात पीटीआई ने इसका मतलब ये आप ही लोगों से सीखा ना, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, क्योंकि ये तो 2018 में पहली बार बरसर इख्तिदार हैं, उससे पहले तो ये नहीं थे इख्तिदार में। मैंने यही आपको बताया कि ये सारे अगर 2018 में आए थे तो जिस तरीके से आए वो, मतलब आज हम किसी को बुरा भला कहे, ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह ये निज़ाम चल नहीं सकता। सब लोगों को, मैंने पहले भी बात की कि मिलजुल के मिसाके मईशत के ऊपर बात करनी चाहिए, तो नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जो जिसकी भी गवर्नमेंट आए चलती रहे। लेकिन यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के, मतलब क्योंकि वो पिछली, अगर लेकिन राजा साहब ये मिलजुल कर चलने से पहले जो केसेस इस वक्त, जो 8 फरवरी के जो केसेस हैं इलेक्शन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो क्लियर हो जाए पहले, ट्रिब्यूनल्स वो फैसले तो दे दें, पता तो चल जाए किसका क्या नंबर गेम है एक्चुअल। देखें, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर फैसले नहीं हो सकते, कोर्ट्स मौजूद हैं, कोर्ट्स फैसले देंगी और कोर्ट्स के फैसलों को मनोअन हम तस्लीम करते हैं। अच्छा। ये नहीं कि कोई फैसला जो खिलाफ आता है तो उसको तो बड़ी तनकीद का, सोशल मीडिया हर जगह पे तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जब हाथ में आता है तो वो बड़ी बल्ले बल्ले की जाती है। ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, तो जी अब शौकत साहब, अब ये मिलजुल कर चलने की बात कर रहे हैं, मुल्क की मईशत को अगर मजबूत करना है तो ये जो एक सियासी क्योस की इस वक्त फ़ज़ा है, इसको तो ख़त्म होना होगा। अब आप लोग इसको जोड़ते हैं इलेक्शन के नताइज से, ट्रिब्यूनल्स में अपने मौजूद केसेस से, अब तो काफ़ी टाइम गुजर गया है, कोई 5 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अब ये केसेस के फैसले अब आ जाने बड़े ज़रूरी हैं। क्या समझते हैं आप, वक्त का बड़ा तकाजा है इस वक्त? सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान जेल में, अभी तक हमारी तरफ से कोई तहरीक नहीं चली है कि हमने इनको रोका है कि आप मईशत को ठीक ना करें। पीपल्स पार्टी फिच की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वो 18 माह में इस हुकूमत के जाने की पेशगोई कर रहे हैं ना फिच वाले, तो वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान अभी जेल में ही रहेंगे। देखिए मेरी बात, जब भी रहे वो तो अपने केसेस लड़ रहे हैं ना, वो सरेंडर तो नहीं करेंगे, उनके ऊपर जो भी मुकदमा होगा वो लड़ेंगे, क्योंकि इस मुकदमा के अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन जाहिर है आपको पता है कि ये जाली बनाए गए हैं, वो उसका मुकाबला कर रहा है। लेकिन ये जो है ना, इस हुकूमत को किसने रोका है कि आप मईशत को ठीक ना करें? अगर आप मईशत को ठीक नहीं कर सकते तो फिर वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आपने एक्सपोर्ट ख़त्म कर दी। देखिए इस वक्त जो जिस बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उससे हर चीज़ महंगी हो गई। आपकी जो एक्सपोर्ट होती थी उसमें कमी आ गई, जो आपकी मतलब मईशत के लिए लोग जो है ना बाहर से, अब ज्यादा पैसा तो बाहर से आता है ना जी। जो लोग जहाँ पाकिस्तानी जो बाहर मुल्कों में वो अब पैसा नहीं भेज रहे हैं, ये कितने मतलब रेमिटेंसेस को आप देख लें कितने कम हो गए हैं। तो इसकी वजूहत क्या है? यही वजूहत है कि इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, लोग एतमाद नहीं कर रहे हैं इन हुकूमतों के ऊपर। तो जब तक देखें आप एतमाद बहाल नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि जी पीटीआई हमारे साथ जो है ना वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, पीटीआई हमारे साथ में, भाई अपोजिशन हर दौर में होती है, हम अपोजिशन में हैं, बिल्कुल जाहिर है आपने हमारा मैंडेट चोरी किया, हम तो आपके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको किसने रोका है मईशत को? बिल्कुल हुकूमत के पास ये मौका है, क्यों नहीं कर रही हुकूमत, ये भी अपने अंदर एक सवाल निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, राजा खुर्रम नवाज हमारे साथ मौजूद थे, दोनों की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।